हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका उपयोग करके हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं, अर्थात इसका उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। किस प्रकार से हम इसका उपयोग करके दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं उसकी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होता है, कैसे उसको डिजाइन किया गया है, किस प्रकार ये काम करता है। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक आयताकार प्लेटिनम की पन्नी होती है। यह आयताकार प्लेटिनम की पन्नी है। ये सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित रहती है। इस पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम का लेप किया होता है। इसे एक प्लेटिनम तार से जोड़कर कांच की नली में फ्यूज किया जाता है। कांच की नली में फ्यूज कर दिया जाता है। ये कांच की नली है। इस कांच की नली में भरा होता है पारा। ठीक है। और इसमें चालक तार को डुबो करके और चालक तार को डुबो करके बाहर निकाला जाता है, जो परिपथ बनाने के काम में आता है। ये जो प्लेटिनम की पन्नी है, ये एक कांच के परकोटे में बंद रहती है, जो नीचे से खुला रहता है। ठीक। इस प्लेटिनम की पन्नी को इकाई सांद्रता के H+ आयनों के विलयन में रखा जाता है। इकाई सांद्रता के H+ आयन के विलयन में रखा जाता है। इसको इकाई सांद्रता का H+ आयन का विलयन है, जिसमें इस प्लेटिनम की पन्नी को डुबो करके रखा जाता है। ठीक है। ऊपर से यहां से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। H2 गैस प्रवाहित की जाती है एक बार दाब पर। ठीक। यहां भरा हुआ है HCl, जिसकी सांद्रता कितनी है 1 m। एक मोलरता का विलयन है, इकाई सांद्रता का विलयन है। और ये है प्लेटिनम पत्र, जो किससे लेप किया गया है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित प्लेटिनम पत्र। यहां भरा हुआ है पारा। ठीक है। तो ये इस तरह का होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, ये तो है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित प्लेटिनम की पन्नी। ये इसको जोड़ा गया है प्लेटिनम के तार से, जिसको किसमें एक कांच की नली में फ्यूज कर दिया जाता है। और इसमें भरा होता है पारा, जिसमें चालक तार को डुबो करके बाहर निकाला गया है, जो परिपथ को बनाने के काम में आता है। और इसको ये कांच का परकोटा है, जिसके अंदर इसको बंद किया जाता है, लेकिन ये परकोटा नीचे से खुला हुआ है। ऊपर से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है एक बार दाब पर, तथा इसे इकाई सांद्रता के H+ आयनों के विलयन में रखा जाता है। ठीक है। इस तरह डिजाइन किया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऊपर से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस प्लेटिनम पत्र पर अधिशोषित हो जाती है। प्लेटिनम पत्र पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। ठीक है। और अतिरिक्त हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर
निकल जाती है। अधिशोषण होने के पश्चात जो शेष हाइड्रोजन बच गई वो बाहर निकल जाए। अब ये जो प्लेटिनम पत्र ये काम करता है किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नाम इसका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी ये मानक परिस्थितियों में कार्य करता है। मानक परिस्थितियां क्या हैं? ताप होना चाहिए कितना? 298 केल्विन। गैस का दाब होना चाहिए कितना? 1 बार। और विलयन की जो सांद्रता है वो कैसी होनी चाहिए? इकाई, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इकाई होनी चाहिए। ये मानक परिस्थितियां होंगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब इसको एनोड से जोड़ा जाता है तो ये कैथोड की तरह व्यवहार करता है, और जब इसको कैथोड से जोड़ दिया जाता है तो ये एनोड की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर देखो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं और विलयन के अंदर कौन से आयन है? H+ आयन। तो विलयन में उपस्थित H+ आयन और हाइड्रोजन गैस के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। इस तरह साम्य स्थापित हो जाता है। जब ये एनोड की तरह कार्य करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसमें ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोजन गैस का। ऑक्सीकरण होगा 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है वो आगे की तरफ होगी। और जब ये कैथोड की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन आयनों का अपचयन हो जाता है, अर्थात यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में काम करेगी, यानी 2H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बदल जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। क्लियर? तो जब एनोड की तरह काम करता है तो इसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जब ये कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये ध्यान रखें। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन कैसे करते हैं? जब ये एनोड होता है, जब ये एनोड की तरह व्यवहार करता है तो इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे? देखो एनोड पर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2 गैस कितना दाब है? 1 बार। ठीक, किसमें बदल रही है? H+, और H+ की सांद्रता कितनी है? 1 m, इकाई सांद्रता है। ठीक, इस तरह प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब ये एनोड की तरह व्यवहार करता है। जब ये कैथोड है तो इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे? कैथोड होने पर क्या होगा? कैथोड पर हाइड्रोजन का अपचयन होगा, अर्थात H+ की सांद्रता कितनी है? 1 m। किसमें बदल जाता है ये? H2 गैस। दाब कितना है? 1 बार दाब। ठीक, कहां पर होती है अभिक्रिया? प्लेटिनम पत्र पर। क्लियर? तो इस तरह सेल का प्रदर्शन करेंगे कैथोड और एनोड। एनोड का प्रदर्शन इस प्रकार करेंगे, कैथोड का प्रदर्शन इस प्रकार करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देखो कैथोड का अपोजिट कर देंगे तो एनोड का प्रदर्शन हो जाएगा, एनोड का अपोजिट कर देंगे तो कैथोड का प्रदर्शन हो जाएगा। SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया है? 0.0 वोल्ट। SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट माना गया। ठीक है, अब SHE का उपयोग करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसका विभव वो देखेंगे हम। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड जिसका हमें विभव ज्ञात करना है उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके सेल बना लिया जाता है और उस सेल का विद्युत वाहक बल पता लगा लेते हैं, किससे? विभव मापी की सहायता से। ठीक, और जो सेल का विद्युत वाहक बल आता है वास्तव में वही
उस अज्ञात इलेक्ट्रोड का भी विभव होता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो कितना होता है 0.0 वोल्ट होता है। कैसे? जैसे हम जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 गैस एक बार था, यहाँ भरा हुआ है क्या HCl, एक M शामिल, ये है जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये है जिंक की छड़। इन दोनों को जोड़ देते हैं इससे चालक तार से, और दोनों विलयनों को जोड़ा गया है किससे, लवण सेतु से। ठीक, ये सेल बन गया। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल, अब देखिए इस सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर रहे हैं किसके द्वारा, विभव मापी की सहायता से। जिंक का तो क्या है यहाँ पर एनोड, और SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, कैथोड का। अब ये जो सेल बन गया, इस सेल का विभव मापी के द्वारा विद्युत वाहक बल ज्ञात किया गया, वो आया 0.76 वोल्ट। क्लियर? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव हमें पता है, वो कितना है 0.0 वोल्ट। क्लियर? अब ये जो सेल का विद्युत वाहक बल जो आता है वो वास्तव में जिंक का ही इलेक्ट्रोड विभव होता है। कैसे? देखिए हमने पढ़ा है कि E सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव लेंगे हम इनके, तो सेल 0.76 वोल्ट बराबर कैथोड कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव माइनस एनोड किसका है, जिंक का, तो Zn+2 Zn। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट, ये तो हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 या 0.0 वोल्ट, माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है Zn+2 Zn। ठीक, अब ये जो 0.76 वोल्ट है जो सेल का विद्युत वाहक बल आया है, वो जिंक के इलेक्ट्रोड विभव के क्या होगा, बराबर। ठीक, या माइनस है, ये माइनस में आया। क्लियर होगी बात? देखो हमने देखा कि यहाँ जो सेल का विद्युत वाहक बल आया है 0.76 वोल्ट, वो वास्तव में जिंक का ही इलेक्ट्रोड विभव है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव तो कितना है, 0.0 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरह हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किसी भी सेल का किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो सेल बनाया गया है, इस सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर एनोड किसका है, जिंक का, और जिंक के एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, Zn कन्वर्ट होगा किसमें, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कैथोड का काम करेगा, तो यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी, 2H++2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब इस सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे, जो जिंक और हाइड्रोजन का सेल है, इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे हम, जिंक Zn किसमें बदल रहा है, Zn+2, सांद्रता 1m, लवण से एल्युमिनियम कपड़। ठीक है, इस तरह हम इस सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को जोड़ करके कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात
कर सकते हैं। जैसे लेते हैं कॉपर सल्फेट के लिए में रखा हुआ है और ये सेल बन गया जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो काम करेगा किसका, एनोड का, यानी ये तो किसका काम करेगा, एनोड का, और कॉपर का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, कैथोड का। अब इस सेल का विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल ज्ञात कर देते हैं। और जब इस सेल का विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो वो आता है कितना, 0.34 वोल्ट। क्लियर। अब हम इसका यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करेंगे। इस सेल को प्रदर्शित करें हम तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे, वहां एनोड का काम कौन कर रहा है, एनोड का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड H2 गैस एक बार दाबकर इसमें बदल गई H+, ठीक, लवण सेतु। अब उधर कॉपर का इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड का, यानी वहां चयन होगा Cu+2 किसमें बदल रहा है, Cu में। क्लियर। यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर अभिक्रिया हो रही है तो Pt। इस तरह कॉपर का इलेक्ट्रोड और मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर जो सेल बनता है उसको इस तरह प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। सेल का प्रदर्शित करना पड़ा है हमने, उस तरफ तो लिखते हैं हम एनोड की अभिक्रिया को, इस तरफ लिखते हैं हम कैथोड की अभिक्रिया और बीच में लगाया जाता है लवण सेतु। अब इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। अब हमारे पास सूत्र है E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, और E सेल का मान कितना आया, इस सेल के लिए 0.34 वोल्ट बराबर कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर, Cu+2 Cu माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन H+H2। दोनों का ही अपचयन विभव लेंगे, इसलिए इस अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखते जा रहे हैं। पहले आयन फिर धातु, पहले आयन फिर H2, ठीक है। 0.34 बराबर E Cu+2 Cu माइनस हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0, यानी ये 0.34 वोल्ट जो विभव आएगा वो किसका होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव होगा, किसका होगा, कॉपर का। इस तरह हम कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। और ये सभी इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में ही ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ मानक का उपयोग कर सकते हैं। यानी ये जो आएगा ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। कैसे इलेक्ट्रोड विभव होगा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव। इससे पहले हमने जो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया है वो भी जिंक का कैसा इलेक्ट्रोड विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्लियर। इस तरह हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान हमें क्या रखना है कि जब सेल बनाया जाए और उसके अंदर अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव धनात्मक आएगा, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है तो अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ऋणात्मक आएगा। क्लियर। ये ध्यान रखिए। देखो अभी हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके विभिन्न तत्वों के या अलग अलग इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए। जब विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव पता लगा लिए गए तो उसके बाद उन सभी तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या कह सकते हैं उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया। जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इस श्रेणी में जैसे हमने ये श्रेणी बनाई है यहाँ कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभवों के मान रखे गए, ठीक है। इस श्रेणी में सर्वाधिक जो इलेक्ट्रोड विभव है जो हमें दिखाई दे रहा है वो किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक होता है और वो कितना है 2.87 वोल्ट। और न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव किसका है, लिथियम का, जो कितना है -3.05 वोल्ट। यानी ऊपर से नीचे आने पर इन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व सबसे ऊपर है और न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व सबसे नीचे है।
इस श्रेणी में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा गया है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है 0.0 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन विभव तो है धनात्मक, और हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन विभव कैसा है ऋणात्मक है। इस सीरीज में ऊपर की तरफ जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि होती है। ऑक्सीकारक क्षमता में क्या होती है वृद्धि, अर्थात फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा है और लिथियम की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम है। ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता में वृद्धि होती है। यानी प्रबलतम अपचायक कौन है इस श्रेणी की बात करें तो लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है और फ्लोरीन दुर्बलतम अपचायक होता है। क्लियर? यानी इस श्रेणी की बात करें तो जैसे हम इन दो तत्वों की बात करते हैं, जिस तत्व का अपचयन विभव कम है, जैसे इन दोनों तत्वों फ्लोरीन और कोबाल्ट को हम जोड़ करके सेल बनाए तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन विभव किसका है कोबाल्ट का, तो ये तो किसका काम करेगा एनोड का, और ऊपर वाला तत्व जो है वो किसका काम करेगा कैथोड का। यानी जो ऊपर वाला तत्व उसका तो होगा अपचयन और नीचे वाला जो तत्व उसका क्या होगा ऑक्सीकरण। जैसे हमने शुरुआत में डेनियल सेल बनाया था जिंक और कॉपर का डेनियल सेल, उसमें जिंक काम करता है एनोड का, कॉपर काम करता है कैथोड का। क्यों? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव -0.76 वोल्ट है, जबकि कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव होता है कितना 0.34 वोल्ट। जैसे यहाँ कॉपर आएगा तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव कितना आता है 0.34 वोल्ट। ठीक, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव जिंक के इलेक्ट्रॉन विभव से ज्यादा है। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव आ रहा है 0.34 वोल्ट, जबकि जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव आता है -0.76 वोल्ट। क्लियर? इसलिए वहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड तो काम करता है कैथोड का और जिंक का इलेक्ट्रोड काम करता है एनोड का। यानी नीचे वाले का तो क्या होता है ऑक्सीकरण और ऊपर वाले का क्या होता है अपचयन। ये ध्यान रखेंगे, इस श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व है उसका क्या होगा अपचयन और जो नीचे वाला तत्व उसका क्या होगा ऑक्सीकरण। अर्थात जो नीचे वाला तत्व वो तो काम करेगा एनोड का और इस श्रेणी में जो ऊपर है वो काम करेगा किसका कैथोड का। फॉर एग्जांपल समझ में आ गया, क्लोरीन काम करेगा कैथोड का, कोबाल्ट काम करेगा एनोड का। जब इनको जोड़ करके सेल बनाए, अगर कोबाल्ट और एजी को जोड़ करके सेल बनाया जाए तो कोबाल्ट तो काम करेगा कैथोड का और एजी काम करेगा एनोड का। इसी प्रकार एजी और सीयू को जोड़ करके सेल अगर बना दिया जाए तो एजी काम करेगा किसका कैथोड का, सीयू काम करेगा किसका एनोड का। क्लियर? यानी ऊपर वाला तत्व किसका काम करेगा कैथोड का, नीचे वाला तत्व किसका काम करेगा एनोड का। इसी प्रकार H+ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए तो कॉपर का इलेक्ट्रोड तो किसका काम करेगा कैथोड का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा एनोड का। इसी प्रकार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक के इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाए तो जिंक का इलेक्ट्रोड तो किसका काम करेगा एनोड का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा कैथोड का। यानी इस श्रेणी में जो पहले तत्व है, जो ऊपर तत्व है वो हमेशा कैथोड काम करेगा और नीचे वाला तत्व किसका काम करेगा एनोड का काम करेगा। ये ध्यान रखें। क्लियर? समझ में आ गई बात?